अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान जंग समेत दीगर बड़े आलमी मामलात पर ऐलानात और अहम तिजारती मुआहदों की तवक्कात के साथ शुरू होने वाला सदर ट्रंप का 3 रोज़ा चीन का दौरा वादों, दावों और महज तारीफों के साथ ख़त्म हो गया है और सदर ट्रंप वापस अमेरिका रवाना हो गए हैं। बज़ाहिर इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाले सदर ट्रंप के इस दौरे के दौरान काफ़ी मामलात पर बात तो ज़रूर हुई और ट्रंप इंतज़ामिया ने कई बड़े दावे भी किए, मगर चीन ने बज़ाहिर ईरान जंग समेत किसी भी मामले पर अमेरिका को कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू रिपोर्ट नहीं हुआ और ख़ुद मगरबी मीडिया इस दौरे को ज़्यादा कामयाब करार नहीं दे रहा है। अमेरिकी मैगज़ीन टाइम ने हेडलाइन लगाई है कि ट्रंप का चीन का दौरा इस बात को नुमाया करता है कि ताकत किस तरह मशरिक़ की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। BBC ने लिखा है कि ट्रंप और शी जिनपिंग ने बहुत कामयाब बातचीत तो मुकम्मल कर ली है, लेकिन किसी मुआहदे का ऐलान तक नहीं किया गया। CNBC ने लिखा है कि ट्रंप का चीन का दौरा ख़त्म हो गया है, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने लिखा कि ट्रंप का चीन का दौरा ईरान, ताइवान और AI जैसे मामलात पर किसी ब्रेक थ्रू के बगैर ही ख़त्म हो गया। CNN ने लिखा है कि ट्रंप चीन से बड़ी अमली कामयाबियों के बगैर वापस चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में इस्तेहकाम के कुछ आसार नजर आए हैं। अल जज़ीरा ने तज्जिया करते हुए लिखा है कि कैसे चीनी सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप की मुलाकात ईरान जंग के हवाले से कोई अहम ब्रेक थ्रू में नाकाम रही, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सदर ट्रंप के इस दौरे का इख्तिताम इस हेडलाइन के साथ किया है कि दौरे में ट्रंप का अंदाज खुशामदाना था, जबकि चीनी सदर शी ज़्यादा संजीदा नजर आए और ये फ़र्क बहुत कुछ जाहिर कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मज़ीद लिखा कि अपने मुल्क में चीन के बारे में सख्त गुफ्तगू करने वाले सदर ट्रंप ने चीन में चीनी सदर के साथ मसालेहाना अंदाज में बात की। अहम बात यह है कि जहां सदर ट्रंप इस दौरे से मुताल्लिक चीन के साथ अहम तिजारती मुआहदों की तवक्को कर रहे थे और एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन साथ लेके गए थे जिसमें एलॉन मस्क मौजूद थे, एप्पल के CEO टिम कुक मौजूद थे, तो वहीं कोई बड़े मुआहदों की खबरें अभी तक नहीं सामने आई हैं। अमरीकी कंपनी बोइंग की तरफ से 200 तैयारे चीन खरीदेगा, ये खबर ज़रूर सामने आई है, मगर ज़्यादा की तवक्को थी, क्योंकि ये खबर सामने आने के बाद बोइंग के शेयर की कीमतें 4% तक गिर गई थी। गुज़िश्ता बरस चीन ने 350 एयरबस खरीदे थे और तवक्को की जा रही थी कि अमेरिकी कंपनी से ज़्यादा बड़ी ख़रीदारी होगी, मगर नहीं हुई। और इसी सिलसिले में अमेरिका के अहम और बड़े कारोबारी अफराद को ऐसा लग रहा है कि मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ा है। तो साथ ही ट्रंप ये उम्मीद भी कर रहे थे कि चीन ईरान पर अपना असर वसूख इस्तेमाल करके जंग के खात्मे में किरदार अदा करेगा। और अहम बात यह है कि चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद से सदर ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं कि उनकी ईरान और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुताल्लिक चीन के साथ बहुत अच्छी बात हुई है और इस मामले पर हमारा नुक्ता नज़र एक ही है। लेकिन चीन शुरू में इस हवाले से अपने बयानात में ज़्यादा मोहतात नज़र आया और चीन के बयानात में ईरान से मुताल्लिक किसी अहम बात का जिक्र नहीं था, जबकि आज चीनी सदर से इख्तितामी मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने उनके सामने कह दिया कि हमने ईरान पर भी बात की है और हम ईरान के बारे में बहुत मिलते जुलते ख्यालात रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाए। We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. They cannot have a nuclear weapon. लेकिन इस मुलाकात के दौरान चीनी सदर ने खुद ईरान से मुताल्लिक कोई बात नहीं, मगर इसी दौरान चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ईरान से मुताल्लिक अमरीकी बयानिए के बरक्स सख्त मौक़िफ़ अपनाया। और चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ईरान से मुताल्लिक सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की गुफ्तगू से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि ईरान की सूरत हाल के बारे में चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इस तनाज़े ने ईरान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के अवाम को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसके असरात मुसलसल फैल रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी मुआशी तरक्की, सप्लाई चेन, बैनुल अक़वामी तिजारती निज़ाम और आलमी तवानाई की फ़राहमी के इस्तेहकाम पर भारी दबाव पड़ा है। और ये बात आलमी बरादरी के मुश्तरका मफादात के ख़िलाफ़ है। इस तनाज़े को जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और यह तनाज़ा शुरू ही नहीं होना चाहिए था। सूरत हाल के जल्द हल का रास्ता निकालना ना सिर्फ अमरीका और ईरान बल्कि ख़ित्ते के ममालिक और पूरी दुनिया के मफाद में है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल की कोशिश का ख़ित्ते के ममालिक और आलमी बरादरी ने खैर मकदम किया है। चीन हमेशा ये समझता है कि बातचीत और मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का दुरुस्त रास्ता है, जबकि ताकत का इस्तेमाल एक बंद गली यानी डेड एंड है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ऐसे में अब कि जब मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल चुका है तो इसे दोबारा बंद नहीं होना चाहिए। ज़रूरी है कि सूरत हाल में कशीदगी कम करने की रफ्तार को बरकरार रखा जाए, सियासी हल की सिमत पर कायम रहा जाए, बातचीत और मुशावरत जारी रखी जाए और ईरान के जौहरी मसले समेत दीगर मामलात पर ऐसा हल निकाला जाए जो तमाम फरीकों के खदशात को मद्देनज़र रखे।
ये भी ज़रूरी है कि आलमी बिरादरी के मुतालबे के मुताबिक जल्द अज जल्द बहरी रास्ते दोबारा खोले जाएं ताकि आलमी सप्लाई चेन को बगैर किसी रुकावट के मुस्तहकम रखा जा सके। इसी तरह जल्द अज जल्द एक जामे और पायदार जंगबंदी तक पहुँचना ज़रूरी है ताकि मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम वापस आए और खित्ते के लिए एक देरपा सिक्योरिटी निज़ाम की बुनियाद रखी जा सके। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग से मुताल्लिक चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि तनाज़ा शुरू होने के बाद से ही चीन इसके खात्मे और अमन के लिए काम करता रहा है। सदर शी जिनपिंग ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए 4 निकात पर मुश्तमिल तजावीज़ पेश की। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि चीन और पाकिस्तान ने खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती इनिशिएटिव भी जारी किया और चीन सदर शी जिनपिंग की 4 तजावीज़ के मुताबिक अपनी कोशिशें जारी रखेगा और बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर अमन मुज़ाकरात की मज़ीद मजबूत हिमायत फराहम करेगा और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के हुसूल में एक तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। इस सारी सूरत हाल में आज चीन से वापस अमरीका रवाना होने से पहले सदर ट्रंप ने अपने सदारती तैयारे एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से एक तवील गुफ्तगू की और इस दौरान उन्होंने ताइवान से मुताल्लिक चीन के साथ अपनी बातचीत का जिक्र भी किया। हालांकि इससे पहले व्हाइट हाउस के एलामिये में इस मामले का कोई जिक्र नहीं था, जबकि चीन ने अपने एलामिये में अमरीका को वाज़ेह तौर पर खबरदार कर दिया था कि वो ताइवान के मामले में एहतियात से काम ले वरना तनाज़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने सहाफ़ियों से ईरान से मुताल्लिक कहा कि मुझे ईरान के जवाब का पहला जुमला ही पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे मुस्तरद कर दिया। इस दौरान सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम पर 20 साल की पाबंदी काफ़ी है, लेकिन उनकी तरफ से ज़मानत का मसला है, इसे वाकई 20 साल की ज़मानत होना चाहिए। Unacceptable sentence. They have fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. So 20 years is not enough for you, it's got to be a permanent... No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आज भारत में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद एक तफसीली मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में असल मसला एतमाद का फ़ुक़दान है। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं है, हमारे पास अमरीकियों पर एतमाद ना करने की हर वजह मौजूद है, जबकि उनके पास हम पर एतमाद ना करने की कोई वजह नहीं है और मौजूदा मुज़ाकरात अमरीकियों के मुतज़ाद बयानात की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। हमें अमरीकियों पर कोई एतमाद नहीं है, ये एक हकीकत है और यही किसी भी सिफारती कोशिश की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे पास अमरीकियों पर एतमाद न करने की हर वजह मौजूद है, जबकि उनके पास हम पर अदम एतमाद करने की कोई वजह नहीं है। इस वक्त सबसे अहम मसला एतमाद का है। किसी मुआहदे तक पहुँचने से पहले हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और ठीक तरीके से तय होनी चाहिए और हर बात की वजाहत होनी चाहिए। जो चीज़ें वो अस्करी तौर पर हासिल नहीं कर सके वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हासिल नहीं कर सकते। मौजूदा मुज़ाकरात अमरीकियों की मुतज़ाद बातों की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। आज का एक ट्वीट गुज़श्ता रोज़ के ट्वीट से मुख्तलिफ होता है। एक ही दिन में हमें 2 मुख्तलिफ पैगामात मिलते हैं। कुछ ऐसे अनासिर भी मौजूद हैं जो इस सिफारती अमल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और जो अमरीका को दोबारा जंग में धकेलना चाहते हैं। इस दौरान अब्बास अराग़ची ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, तमाम बहरी जहाज़ वहाँ से गुजर सकते हैं सिवाय उन ममालिक के जहाज़ों के जो हमारे साथ जंग लड़ रहे हैं। तमाम जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता हमारी पॉलिसी है और यही हमारे मफाद में भी है। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि हमारे अफज़ोदा मवाद का मामला एक बहुत पेचीदा मसला है और ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसलिए हम इस मामले पर तकरीबन डेडलॉक का शिकार हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुली है और तमाम बहरी जहाज़ गुजर सकते हैं सिवाय उन जहाज़ों के जो उन ममालिक के हैं जो हमारे साथ हालत जंग में हैं। तमाम जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता हमारी पॉलिसी है और यही हमारे मफाद में भी है। हम उन लोगों की मदद के लिए तैयार हैं जो गुजरना चाहते हैं। इस वक्त अमरीका की तरफ से सख्त रवैया भी मौजूद है। खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ अमरीका की जारहियत की वजह से है। हमारे अफज़ूदा मवाद का मामला एक बहुत पेचीदा मसला है और हम अब अमरीकियों के साथ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चूँकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसलिए हम इस मामले पर तकरीबन डेडलॉक का शिकार हैं। लिहाजा फ़िलहाल इसे मुज़ाकरात के बाद के मराहिल तक मौखर कर दिया जाएगा। इस वक्त ये मौजू ज़ेर बहस नहीं है। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों और मुस्तक़बिल में चीन या रूस की शमूलियत या उनके किरदार से मुताल्लिक़ भी बात की और कहा कि पाकिस्तान का सालिसी का अमल अभी तक नाकाम नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत मुश्किल मरहले में है और हम हर उस मुल्क की कदर करते हैं जो मदद करने की सलाहियत रखता हो, ख़ासतौर पर चीन की। हम हमेशा अपने रूसी दोस्तों से भी मशवरा करते रहें।
The mediation process by Pakistan has not been failed yet. पाकिस्तान का सालिसी का अमल अभी तक नाकाम नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत मुश्किल मरहले में है, बुनियादी तौर पर अमरीकियों के रवैये और हमारे और उनके दरमियान मौजूद अदम एतमाद की वजह से। हम हर उस मुल्क की कदर करते हैं जो मदद करने की सलाहियत रखता हो, ख़ास तौर पर चीन की। चीन ने माजी में ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली में मदद की है। हमारे चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हम स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। हम हमेशा अपने रूसी दोस्तों से भी मशवरा करते रहते हैं। हमारे रूस के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। हम अपने रूसी दोस्तों के शुक्रगुजार हैं, उनकी पेशकश के लिए और इस मसले के हल में मदद देने के इरादे के लिए। The resolution of this problem. नाज़रीन, इन तमाम बातों के बाद दोबारा अमन होने की उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है और मार्केट्स भी यही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। पूरे हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। ब्रेंट क्रूड आज $110 फी बैरल की सतह के आसपास एक दफ़ा फिर पहुंच गया है। WTI क्रूड में भी इजाफा हुआ है। अमेरिकन मार्केट्स जो हिस्टोरिक हाई देख चुकी थी इस हफ्ते, आज उनमें भी 500 पॉइंट्स की मंदी है। पाकिस्तानी मार्केट्स गिरी हैं, यानी दुनिया भर की मार्केट्स अब इस खदशे का इजहार कर रही हैं कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है। यानी दूसरी तरफ इसराइल मशरिक़ वस्ता में अपने अहम इत्तेहादी को मुसलसल शर्मिंदा कर रहा है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग की वजह से मुत्तहदा अरब अमारात ने ना सिर्फ सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि इसराइल से भी ज़्यादा ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना किया। मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के ताल्लुकात कशीदा हो गए। मुत्तहदा अरब अमारात की सऊदी अरब से दूरियां बढ़ गई। पाकिस्तान से दहाइयों पुराने ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया। मगर इस सब के बाद भी इसराइल मुसलसल मुत्तहदा अरब अमारात को शर्मिंदा करने, खित्ते में दोबारा जंग भड़काने और मुत्तहदा अरब अमारात के खित्ते के ममालिक के साथ इख्तिलाफात बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। और अब इसराइली आर्मी चीफ के मुत्तहदा अरब अमारात के खुफिया दौरे की खबर लीक कर दी गई है। हर रोज़ इसराइल से एक ऐसी खबर सामने आती है जो मुत्तहदा अरब अमारात को मुश्किल में डाल देती है। और ऐसा नहीं है कि हालात मामूल पर आ गए हैं तो इसराइल ये खबरें लीक कर रहा है, बल्कि ये खबरें ऐसे वक्त में लीक की जा रही हैं या सामने आ रही हैं कि जब तनाज़ा अभी बरकरार है और जंग दोबारा शुरू होने के खदशात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। और इन खबरों से ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात में तलखी की शिद्दत मज़ीद बढ़ती जा रही है। और ईरान मुत्तहदा अरब अमारात को धमकियां दे रहा है और मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरानी धमकियों और दावों पर सख्त बयान जारी कर दिया है। मुत्तहदा अरब अमारात को मुश्किल में डालने के लिए इसराइल की तरफ से पहले ये खबर लीक की गई कि जंग के दौरान इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात में अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और उसे ऑपरेट करने वाले इसराइली एहलकार तैनात किए थे। फिर ये खबर सामने आई कि जंग के दिनों में ही इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया और शिन बेट के चीफ डेविड जिनी ने मुत्तहदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया था। इसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया था और उन्हें भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया था। और अब यह खबर सामने आई है कि इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़ामीर ने भी जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया था। और यह खबर इस तनाज़े के बाद सामने आई है कि जब मुत्तहदा अरब अमारात ने वाज़े तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे के बयान की तरदीद कर दी थी और अपने बाज़ाब्ता बयान में यह भी कह दिया था कि इसराइल का कोई फ़ौजी वफ्द भी मुत्तहदा अरब अमारात नहीं आया। मगर मुत्तहदा अरब अमारात की इस वाज़े तरदीद के बावजूद इसराइल अपने अज़ाइम की तकमील के लिए आगे बढ़ रहा है और मुसलसल खबरें लीक कर रहा है। कल इसराइली वज़ीर आज़म के मुबैना दौरे की मज़ीद तफसीलात मीडिया को फराहम कर दी गई थी और आज इसराइली मीडिया में ज़राए से यह खबर शाया हुई है कि ईरान जंग के दौरान इसराइल के आर्मी चीफ अयाल ज़ामीर ने इसराइली फ़ौजी हुक्काम और एक अमरीकी वफ्द के साथ मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया था और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत सरकारी ओहदेदारों से मुलाकातें भी की थी। और इन मुलाकातों में दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत करने और ईरान पर हमलों और ईरानी हमलों से दिफा की हिकमत अमली का जायज़ा लिया था। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक एक सिक्योरिटी सोर्स ने बताया है कि जंग के दौरान इसराइली आर्मी चीफ का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान गैर मामूली स्ट्रेटेजिक ताउन की निशानदही करता है जो अब्राहम अकॉर्ड्स और इसराइली फ़ौज की ताकत के एतराफ़ का नतीजा है। इसके अलावा पसे पर्दा तारीखी सतह पर बड़े ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, ताहम फ़िलहाल इनकी तफसीलात बयान नहीं की जा सकती, लेकिन ये आने वाले कई सालों तक के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद फराहम करेंगे। इसराइली मीडिया ने मज़ीद बताया कि फ़िलहाल इसराइली फ़ौज ने इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया। यानी एक बार फिर इसराइली मीडिया में एक और खुफिया दौरे की खबर लीक कर दी गई है। इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के इस फ़ौजी ताउन की खबरों और बयानात पर ईरान मुत्तहदा अरब अमारात को सख्त पैगामात और धमकियाँ दे रहा है। भारत में 2 दिन तक जारी रहने वाला ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास भी इसी वजह से तनाज़े का शिकार हो गया। ब्रिक्स के 2 रुकन ममालिक ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के शदीद इख्तिलाफ़ात की वजह से ब्रिक्स इजलास का मुश्तरका एलामिया तक जारी नहीं किया जा सका। BBC के मुताबिक ईरान चाहता था कि ब्रिक्स अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात की मजम्मत करे, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात समेत कुछ अराकीन ने ईरान के इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ किया।
इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने खिताब में मगरबी बालादस्ती को तोड़ने और इस बात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया कि आलमी इदारे सियासी जोड़ तोड़ से आज़ाद रहें। जबकि आज मीडिया से बात करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुत्तहदा अरब अमारात को तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि ब्रिक्स इजलास के हतमी बयान को या उसके कुछ हिस्सों को एक ऐसे रुकन मुल्क ने ब्लॉक कर दिया जिसके इसराइल के साथ खुसूसी ताल्लुकात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम समिट के लिए आएंगे तो इस नतीजे पर पहुँच चुके होंगे कि ईरान एक हमसाया मुल्क है, हम सदियों से साथ रहे हैं और आने वाली सदियों तक साथ रहना है। अमेरिका और इसराइल इनकी हिफाजत नहीं कर सकते। Everybody knows that which country blocked. हर कोई जानता है कि इस मुल्क ने इसराइल के खिलाफ हर चीज़ को ब्लॉक किया। इसी मुल्क ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की जारहियत और हमले में इन ममालिक की मदद की। इसी मुल्क ने अमेरिका और इसराइली अफवाज को अपनी फ़ज़ाई हदूद, अपने इलाके और अपने फ़ौजी अड्डे फराहम किए। वो इस जारहियत में बराह रास्त फ़रीक हैं और उनको इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ब्रिक्स वजारती इजलास के हतमी बयान को या उसके कुछ हिस्सों को एक ऐसे रुकन मुल्क ने ब्लॉक किया जिसके इसराइल के साथ खुसूसी ताल्लुकात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम समिट के लिए आएंगे तो इस नतीजे पर पहुँच चुके होंगे कि ईरान एक हमसाया मुल्क है। हमें एक दूसरे के साथ रहना है। हम सदियों से साथ रह रहे हैं और हमें आने वाली सदियों तक साथ रहना है। इसराइली उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, अमरीकी उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। ये इस जंग के दौरान साबित हो गया है। अमरीकी फ़ौजी अड्डे और उनका इसराइल के साथ ताल्लुक़ उनके लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बन गया है। ये उनके लिए सलामती का ज़रिया बनने के बजाय उनके लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन गया है। Instead of protecting them, it was a source of insecurity for them. ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने ब्रिक्स इजलास के तनाज़े के हवाले से एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया है जिसमें ब्रिक्स इजलास में बयान किए गए मुत्तहदा अरब अमारात के मौक़िफ़ को दोहराया गया है और ईरान के हवाले से नहायत सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा खलीफा बिन शाहीन ने भारत में होने वाले ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ ईरानी दावों और ख़ित्ते में मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक को निशाना बनाने वाले ईरानी दहशतगर्द हमलों को जायज़ करार देने की कोशिशों को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया और इन हमलों को आलमी क़वानीन समेत अच्छे हमसायों के उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा ने मुत्तहदा अरब अमारात की खुद मुख्तारी, कौमी सलामती या आज़ादाना फ़ैसला साजी पर हमला आवर होने वाले किसी भी इल्ज़ाम या धमकी को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात किसी भी ख़तरे या इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तमाम सिफारती और अस्करी हुकूक महफूज रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात पर दबाव डालने, इल्ज़ामात लगाने या जानिबदाराना दावे फैलाने की कोई भी कोशिश मुत्तहदा अरब अमारात के मौक़िफ़ को कमज़ोर नहीं करेगी और ना ही उसे अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादाना फ़ैसला साजी के दिफा से रोक सकेगी। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा ने ब्रिक्स इजलास में यह भी बताया कि 28 फरवरी से मुत्तहदा अरब अमारात बार बार और बिला जवाज़ ईरानी दहशतगर्द हमलों का निशाना बन रहा है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तकरीबन 3000 मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का मुकाबला किया है। इन हमलों के जरिए बराह रास्त और जानबूझकर शहरी तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिनमें एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, तेल की तनसीबात, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर ग्रिड्स और रिहायशी इलाके शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात किसी से भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहा और ख़ुद ही अपने खिलाफ जारियत रोकने की सलाहियत रखता है। उन्होंने इन दहशतगर्द हमलों और उनके नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद करते हुए जोर दिया कि रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम, मुज़ाकरात, दहशतगर्द हमलों का खात्मा और बैनुल-अक़वामी कानून की सख्ती से पाबंदी ही हकीकी और पायदार इस्तेहकाम की ज़रूरी बुनियादें हैं। ब्रिक्स के इजलास में ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान पैदा होने वाली तलख़ी इस बयान से भी वाज़ेह हो रही है। याद रहे कि आज से 1 महीना पहले भी ब्रिक्स ममालिक इसी तनाज़े का शिकार हो गए थे और भारत में होने वाला ब्रिक्स के डिप्टी वज़राए ख़ारजा का इजलास बग़ैर किसी मुश्तरका एलामी के ख़त्म हो गया था और उस वक्त ये खबर भी रिपोर्ट हुई थी कि सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के इख्तिलाफ़ात ही नहीं बल्कि भारत की इसराइल से हमदर्दी भी इजलास को मुतनाज़ बनाने की बड़ी वजह थी, क्योंकि बतौर ब्रिक्स सरबराह भारत ये कोशिश कर रहा था कि फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के हवाले से ब्रिक्स ममालिक अपने बयानात में नरम ज़बान इस्तेमाल करें और इसराइल का बराह रास्त नाम भी न लें। इसलिए अब यह खदशा पैदा हो गया है कि अगर यही सूरत हाल जारी रहती है तो सितंबर में भारत में होने वाला ब्रिक्स ममालिक का सरबराही इजलास भी बड़े तनाज़े का शिकार हो सकता है, क्योंकि एक तरफ मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के इख्तिलाफ़ात में शिद्दत आती जा रही है तो साथ ही भारत भी अपनी रिवायती पॉलिसी से हटकर इसराइल की सबसे ज़्यादा हिमायत कर रहा है। और ऐसे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया, जहाँ उनकी मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में बताया कि मुत्तहदा अरब अमारात का ये दौरा मुख्तसर था मगर गैर मामूली तौर पर निहायत नतीजा खेज़ रहा। हालिया जंग के दौरान सबसे ज़्यादा हमले मुत्तहदा अरब अमारात में ही हुए थे और फिर गुज़िश्ता दिनों ये खबर भी सामने आई
कि मुत्तहदा अरब अमारात ने भी जंग के दौरान ईरान पर जवाबी हमले किए थे। साथ ही साथ सऊदी अरब और ईरान भी बराह रास्त आमने सामने आए थे और सऊदी फ़िज़ाइया ने ईरान पर हमले किए थे। ताहम बाद में दोनों ममालिक कशीदगी कम करने पर मुत्तफिक हो गए थे और ईरान से सऊदी अरब पर हमलों में कमी आ गई थी। मगर इराक से ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाज के सऊदी अरब पर हमले थम नहीं रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कम अज़ कम सऊदी असेसमेंट यह है कि सऊदी अरब पर होने वाले 1000 ड्रोन हमलों में से तकरीबन आधे हमले इराक से किए गए, जिनमें यानबू ऑयल पोर्ट पर सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर होने वाला हमला भी शामिल है। इसी तरह इराक से कुवैत के वाहिद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर के ऐलान के बाद बहरीन पर भी इराक से हमला किया गया। इसी तरह खुद इराक के अंदर कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात के काउंसलेट्स को भी निशाना बनाया गया। इराक में अमरीकी सिफारत खाने को मुसलसल ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया और वहाँ से ज़्यादातर स्टाफ को इनखला करना पड़ा। और अब खबर सामने आई है कि जंग के दौरान जब सऊदी अरब पर हमलों में इजाफा हो रहा था तो सऊदी अरब ने सिर्फ ईरान पर जवाबी हमले नहीं किए थे, बल्कि इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाज पर भी सऊदी फाइटर जेट्स ने हमले किए थे, जबकि कुवैत से भी रॉकेट दागे गए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोर्सेज ने बताया है कि ईरान जंग के दौरान सऊदी जंगी तैयारों ने इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता ताकतवर शिया मिलिशियाज से मुंसलिक अहदाफ पर बमबारी की थी। ये वो तफसीलात हैं जो जंग के दौरान ज़्यादातर पोशीदा रही थी। इस रिपोर्ट के लिए रॉयटर्स ने इराक के 3 सिक्योरिटी और फौजी हुक्काम, एक मगरबी ओहदेदार और मामले से आगाह 2 अफराद से बात की है। एक मगरबी ओहदेदार और मामले से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने इराकी मिलिशियाज पर यह हमले इराक के साथ सऊदी अरब की सरहद के करीब किए थे। मगरबी ओहदेदार ने बताया कि कुछ हमले 7 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी के आसपास किए गए थे। सोर्सेज के मुताबिक इन हमलों का निशाना वो मकामात थे जहां से सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए थे। इराकी ज़राए ने फौजी जायज़ों का हवाला देते हुए कहा कि कम अज़ कम 2 मौक़े पर कुवैत से भी इराक पर रॉकेट हमले किए गए। एक हमले में जनूबी इराक में मिलिशियाज की पोजीशंस को निशाना बनाया गया, जिसमें कई जंगजू मारे गए और ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाज किताइब हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन और ड्रोन कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक तनसीब तबाह कर दी गई। ताहम रॉयटर्स ये तयन नहीं कर सका कि कुवैत से दागे गए ये रॉकेट कुवैती फ़ौज ने दागे थे या कुवैत में तैनात अमरीकी फ़ौज ने दागे थे। अमरीकी फ़ौज ने इस रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि कुवैत की वजारत इत्तलात और इराक की हुकूमत ने भी फौरी तौर पर तबसरे की दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। रॉयटर्स के मुताबिक इराक से मुसलसल हमलों से सऊदी अरब और कुवैत तंग आ गए थे और शिया मिलिशियाज के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर हो गए थे। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि 4 इराकी सिक्योरिटी ज़राए और मामले से वाकिफ एक शख्स का कहना है कि ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाज अब भी इराक की कुवैत और सऊदी अरब के साथ सरहदों के करीब सर्वेलेंस ड्रोन उड़ा रही हैं, मालूमात इकट्ठी कर रही हैं और ईरान को इंटेलिजेंस फराहम कर रही हैं। यानी हालिया जंग में इराक भी एक मुहाज़ जंग बना रहा है, जहाँ से अरब ममालिक पर हमले हो रहे थे, अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा था, अमरीका भी ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाज के खिलाफ एक्शन ले रहा था और अब एक और इंकशाफ भी सामने आया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नेपोलियन से मंसूब एक कहावत है कि जब तुम्हारा दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो ना उसे रोको ना ही उसे टोको। और ऐसा लगता है कि ईरान जंग और इससे पहले भी अमेरिका और ख़ासतौर पर सदर ट्रंप की गलतियों को चीन या तो खामोशी से देखता रहा या फिर चंद बयानात के अलावा खामोश रहा और फिर बज़ाहिर अमली तौर पर कुछ दिखाए बगैर खामोशी से अमेरिका के मुखालिफों की मदद भी करता रहा। ईरान को सैटेलाइट के ज़रिए चीनी मदद की खबरें भी सामने आती रहीं और फिर सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात में नज़र आया कि शायद ये पहली दफ़ा था कि अमरीकी सदर किसी दूसरे सरबराह मुमलिकत के साथ मीटिंग में थे और उस कमरे में मौजूद सबसे ताकतवर शख्स अमरीकी सदर नहीं बल्कि चीनी सदर लग रहे थे। उस कमरे में मौजूद ज़्यादा बाइख्तियार अमरीकी सदर नहीं बल्कि चीनी सदर लग रहे थे। उस कमरे में मौजूद दोनों सुदूर में से मौजूदा मसाइल के हल की तवक्को अमरीकी सदर से नहीं बल्कि चीनी सदर से थी। ईरान जंग नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ने छेड़ी, मगर अमन के लिए वो चीनी सदर की तरफ देखते नजर आए। नाजरीन, आमतौर पर ट्रंप जब अपनी काबीना मीटिंग करते हैं तो उनके वुज़रा उनकी खूब चापलूसी करते हैं और दुनिया को वो मनाजिर देखने को मिलते हैं जो पहले कभी किसी अमरीकी सदर के दौर में नहीं देखने को मिले। मगर सदर ट्रंप की चीनी सदर शी से मुलाकात में भी वही मनाजिर देखने को मिले जो पहले कभी नहीं देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह सदर ट्रंप के वज़ीर उनकी तारीफ़ें करते हैं वैसे ही सदर ट्रंप चीनी सदर शी की तारीफ़ें कर रहे थे। और ख़ुद अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह हेडलाइन लगाई है कि ट्रंप का अंदाज़ खुशामदाना था जबकि चीनी सदर शी ज़्यादा संजीदा नजर आए और ये फ़र्क बहुत कुछ जाहिर कर रहा था। नाज़रीन, ईरान जंग के बाद सदर ट्रंप ने उन चीनी ऑयल रिफाइनरीज़ पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया जो ईरानी तेल खरीदती हैं और चीन ने वो पाबंदियां मुस्तरद कर दी
और अपनी कंपनीज और बैंक से कहा कि वो रिफाइनरीज के साथ काम जारी रखें। और आज चीन से वापसी पर अपने तैयारे एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप को एक कदम पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा कि वो ये पाबंदियां ख़त्म करने के हवाले से सोचेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत का आगाज़ पूरी दुनिया समेत चीन पर टैरिफ्स लगाकर किया और दावा किया कि चीन को बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस होता है, अमेरिका बहुत बड़ा खसारा करता है। और फिर चीन को धमकियाँ दी और टैरिफ्स 145% तक पहुँचा दिए और कहा कि टैरिफ से अमेरिका को फ़ायदा और चीन को नुकसान होगा। और फिर चीन ने जवाब में उन रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियां लगा दी जो अमेरिका की डिफेंस और दीगर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और सदर ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। और फिर सदर ट्रंप के दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि 2025 में चीन ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा यानी $1.2 ट्रिलियन यानी 1200 अरब डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस दे दिया, जो G20 में शामिल मुल्क सऊदी अरब के पूरे मुआशी साइज़ के बराबर है। और उसकी वजह यह है कि चीन अपनी एक्सपोर्ट्स को साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक डाइवर्सिफाई कर चुका है। 2026 के इब्तिदाई 4 माह में भी चीन 347 अरब डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस दे चुका है। 85 अरब डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस तो सिर्फ अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड किया गया, यानी स्लो डाउन के बावजूद 2026 में भी चीन 1000 अरब डॉलर्स यानी $1 ट्रिलियन तक का करंट अकाउंट सरप्लस देने जा रहा है, जबकि अमेरिका का 2025 में तजारती खसारा 900 अरब डॉलर्स रहा है। और इस साल सिर्फ मार्च के महीने में अमेरिका का तजारती खसारा 4.5% इजाफे के साथ 61 अरब डॉलर्स रहा है। इसके साथ साथ चीन अमेरिका के इत्तेहादियों को करीब ला रहा है, जबकि सदर ट्रंप उन पर तनकीद करके उन्हें अमेरिका से दूर कर रहे हैं। नेटो जो कि एक दिफाई इत्तेहाद है और जिसके चार्टर के तहत अगर रुकन मुल्क पर हमला होगा तो ही तमाम ममालिक रद्द-ए-अमल देंगे, उस नेटो इत्तेहाद पर भी ट्रंप ईरान जंग में साथ ना देने पर तनकीद करते नजर आए और अमेरिका को इस इत्तेहाद से निकालने की धमकियां देते नजर आए। हालांकि ईरान ने अमेरिका पर नहीं बल्कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और नेटो के चार्टर के तहत रुकन ममालिक इस जंग में अमेरिका का साथ देने के पाबंद नहीं है। और उन्होंने सदर ट्रंप को वाज़ेह जवाब भी दे दिया कि ये अमेरिका की जंग है तो अमेरिका खुद लड़े, हम क्यों लड़ें। जबकि स्पेन और दीगर इत्तेहादियों ने अमेरिका को इस जंग में अपने मुल्क में मौजूद बेसिस इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। जबकि स्पेन और कनाडा के वज़ीर आज़म चीन गए तो वो चीन की तारीफ़ें करते नजर आए, ताल्लुकात आगे बढ़ाने की बात करते नजर आए, जबकि ये दोनों ही सदर ट्रंप के निशाने पर रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों तो खुद अमरीकी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग में ये तज्जिया शाया हुआ है कि क्या सदर ट्रंप को एक ऐसे सदर के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने एशिया को चाइना के हाथों खो दिया, क्योंकि चीन जो कर रहा है बगैर मिलिट्री के इस्तेमाल के कर रहा है और अमेरिका को कोई मौका नहीं दे रहा है। ईरान जंग के बाद ट्रंप अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ साथ एशिया के इत्तेहादियों पर भी हमला आवर हैं। उन्होंने साउथ कोरिया और जापान को भी ताना दिया है और कहा है कि जापान में हमारे 50,000 फौजी हैं, जनूबी कोरिया में हमारे 45,000 फौजी हैं, ताकि हम इन दोनों ममालिक को नॉर्थ कोरिया से महफूज रख सकें। मगर इन दोनों ममालिक ने ईरान जंग में हमारी मदद नहीं की। और ट्रंप यहीं नहीं रुके। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के लिए कहा कि वो तो मेरी बड़ी तारीफें करता है। और द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक साउथ कोरिया और जापान रूस से तेल खरीदने का सोच रहे हैं, जो इन दोनों ममालिक के दुश्मन नॉर्थ कोरिया का इत्तेहादी है, जिसके सरबराह की ट्रंप तारीफें कर रहे हैं क्योंकि बकौल उनके वो ट्रंप की तारीफें करता है। इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ट्रंप को अपना बेहतरीन दोस्त कहते रहे। ट्रंप के सदर बनने पर गोदी मीडिया जश्न मनाता रहा, चीन से मुकाबले के दावे करता रहा। और फिर ट्रंप ने जो किया उसके बाद वज़ीर आज़म मोदी चीन के करीब आने की कोशिशें करते नजर आए। मगर दूसरी तरफ देखिए चीन क्या कर रहा है। इस वक्त अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो चीन खामोशी से ईरान से पहले से ज़्यादा तेल खरीद रहा था। माजी में पाबंदियों के बावजूद भी चीन ईरान से तेल खरीदता रहा। माजी में रूस पर पाबंदियां लगी तो चीन ने पहले से ज़्यादा तेल और गैस रूस से खरीदना शुरू कर दिया। बहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक ऐसी करारदाद पेश करना चाहिए कि जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल शामिल था, तो चीन ने रूस के साथ मिलकर उसकी मुखालफत की और उस करारदाद में से फोर्स के इस्तेमाल का लफ्ज़ निकालना पड़ा। इससे पहले चीन एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि अमेरिका के खत्ते के ममालिक को कर्ज देता रहा है या वहाँ सरमायाकारी करता रहा है। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक चीन के सोलर पैनल्स लगाने की वजह से इस वक्त तेल और गैस के बहरान की वजह से बिजली के बहरान से बेहतर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखते हैं। जबकि बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान जंग के नतीजे में चाइनीज़ ऑफिशियल समझते हैं कि उन्हें और फ़ायदा होगा। अब बहुत से ममालिक अपनी तेल की ज़रूरियात को डाइवर्सिफाई करने के लिए चीन के सोलर और विंड पैनल्स खरीदेंगे। चाइनीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड में इजाफा होगा। द इकोनॉमिस्ट ने चीन में डेवलपर्स, एडवाइज़र्स, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स और मौजूदा और साबिक ऑफिशियल से गुफ्तगू की और वो सब ही ईरान जंग को अमेरिका की एक संगीन गलती करार देते हैं। और ज़्यादातर ऑफिशियल्स को लगता है कि इस जंग से ही अमेरिका का जवाल यानी डिक्लाइन शुरू होगा, क्योंकि इस जंग के नतीजे में चीन को अपना मुआशी और सिफारती असर रसूख बढ़ाने का ज़बरदस्त मौका मिलेगा। ज़्यादातर ऑफिशियल समझते हैं कि अमेरिका की ईरान जंग उसके कम होते हुए सुपर पावर स्टेटस की निशानी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 19वीं सदी में अपने जवाल के वक्त ब्रिटिश एम्पायर जंगें लड़कर कर रहा था। और इस तरह खित्ते में चीन के मजीद राइज का आगाज़ हो जाएगा। ताहम कुछ खतरात मुमकिन है
क्योंकि इस जंग के नतीजे में दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन चीन की एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को भी मुतासिर करेगा। चीन जो खुद तेल और गैस का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से उसकी ज़रूरत का 40 से 50% तेल और गैस गुजरता है, मगर गुज़िश्ता बरसों में चीन ने अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के लिए प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया, बिजली के लिए सोलर पैनल्स, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुझान बढ़ाया। तो इस सब के बाद भी चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का इंपोर्टर तो है, मगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेज़ी से डाइवर्सिफाई करने की वजह से चीन का अपनी एनर्जी की ज़रूरियात में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल और गैस पर इन्हिसार महज 7% तक है। चीन में इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल तकरीबन पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स के मजमूए के बराबर है, यानी एक तरफ चीन के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। ये इसलिए अहम है क्योंकि चीन की ऑयल कंजम्पशन का 40% गाड़ियों के जरिए होता है और अब चीन में जितनी गाड़ियाँ बिकती हैं उसमें से आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होती हैं, यानी ऑटो सेल्स में चीन की ऑयल कंजम्पशन में बाकी दुनिया की तरह इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि ट्रंप की ईरान जंग के बाद तो मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि महंगा तेल खरीदने से बचने के लिए अचानक अमेरिका में ईरान जंग के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल में। इसके अलावा भी चीन ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में 1.2 अरब बैरल्स तेल जमा किया हुआ था, जो उसकी 4 माह की ज़रूरियात के लिए काफ़ी था और इस वक्त भी रूस से ही तेल खरीद रहा है। यानी चीन के बारे में अगर तवक्को की जा रही थी कि अगर ये जंग लंबी चली तो चीन बुरी तरह मुतासिर हो जाएगा, वो नहीं हुआ है और अब अमेरिका के सदर ट्रंप इस जंग से निकलने के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं, मगर वहाँ से वो मदद मिलती फिलहाल नज़र नहीं आ रही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इराक के हवाले से बहुत सारे हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखे कि इस जंग में क्या क्या होता रहा है, मगर मज़ीद इंकशाफात भी सामने आए हैं और ये कि इराक में इसराइल भी गैर मामूली हद तक सरगर्म था, यहाँ तक कि वहाँ अपना खुफिया फ़ौजी अड्डा चला रहा था और वहाँ से ईरान में होने वाली फ़िज़ाई कार्रवाइयों को कंट्रोल किया जाता था। इस दौरान पहले तो इराकी फ़ोर्सेस को कानो कान खबर तक ना होने दी गई और फिर जब एक चरवाहे की इतला पर इराकी फ़ोर्सेस तस्दीक करने गई तो उन पर फ़िज़ाई हमला कर दिया गया और उन्हें करीब नहीं आने दिया गया। यानी इराक की सरजमीन पर ही इराकी फ़ोर्सेस के लिए इसराइल ने एक नो गो एरिया बना दिया था। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इराक में ईरान जंग के दौरान एक खुफिया फ़ौजी अड्डा यानी मिलिट्री बेस कायम किया था। अमरीकी हुक्काम समेत इस मामले से वाकिफ़ अफराद ने बताया है कि यह खुफिया अड्डा इसराइल ने इराक के सहरा में कायम किया था ताकि इसराइली फोर्सेस की ईरान में फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान उन्हें मदद फराहम की जा सके। मगर जंग के आगाज़ में ही इराकी फ़ौजियों ने इसराइली फ़ौजी अड्डे का पता लगा लिया, मगर इसराइल ने उन पर भी फ़िज़ाई हमले कर दिए। मज़कूरा अफराद के मुताबिक ये अड्डा इसराइल की स्पेशल फोर्सेस और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स के लिए कायम किया गया था। साथ ही ये खुफिया मिलिट्री बेस इसराइली एयरफोर्स के लिए एक लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम करता था और इसराइल ने इसे जंग शुरू होने से बिल्कुल पहले तामीर किया था और इसकी मालूमात अमेरिका को भी थी। इसराइल के इस खुफिया फ़ौजी अड्डे या मिलिट्री बेस पर इसराइली फ़िज़ाइया की स्पेशल फोर्सेस और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स तैनात थीं ताकि अगर ईरान में कोई इसराइली फाइटर जेट या पायलट मार गिराया जाए तो फौरी तौर पर हंगामी रेस्क्यू मिशन शुरू किया जा सके, या फिर दुश्मन के इलाके में जाकर कमांडो ऑपरेशन करने की तरबियत रखने वाली स्पेशल फोर्सेस से काम लिया जा सके। लेकिन ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। इस मामले से वाकिफ़ अफराद में से एक ने बताया कि जब अमरीकी F-15 तैयारा ईरान के शहर इस्फहान के करीब मार गिराया गया था तो इसराइली फोर्सेस ने अमेरिका को मदद की पेशकश की थी, लेकिन अमरीकी फोर्सेस ने खुद ही अपने दोनों ऑफिसर्स को बचा लिया। तमाम अमेरिका के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को महफूज बनाने के लिए इसराइली फोर्सेस ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की थीं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के आगाज़ में ही इसराइल के इस खुफिया मिलिट्री बेस का तकरीबन पता लगा लिया गया था। इराकी सरकारी मीडिया के मुताबिक उस वक्त एक मकामी चरवाहे ने सहराई इलाके में गैर मामूली फ़ौजी नकलो हरकत और हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें नोट की तो उसने फौरी तौर पर मुतल्लिका अफराद को इतला कर दी, जिसके बाद इराक की फ़ौज ने तहकीकात के लिए दस्ते भेजे। लेकिन इसराइली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए इराकी फ़ौजियों को अपने खुफिया अड्डे के करीब आने नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने इस हवाले से तबसरा करने से इनकार कर दिया। ताहम इराकी हुकूमत ने उस वक्त इस हमले की मजम्मत की थी जिसमें एक इराकी फ़ौजी मारा गया था। इसराइली फोर्सेस के इराक में इस फ़िज़ाई हमले के बाद इराकी फ़ौज की ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड के डिप्टी कमांडर ने कहा था कि इस कार्रवाई के लिए इराक से ना मंजूरी ली गई और ना ही कोऑर्डिनेशन की गई। बाद में अक़वाम मुत्तहिदा में इराक ने शिकायत भी की थी कि इस हमले में गैर मुल्की अफवाज मुलविस थीं और फ़िज़ाई हमले शामिल थे और इराक ने इसका इल्ज़ाम अमेरिका पर आयद किया था। तहम मामले से वाकिफ़ एक शख्स ने कहा कि अमेरिका इस हमले में मुलविस नहीं था। मार्च के आगाज़ में होने वाली ये झड़प इराकी और अरब मीडिया में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई थी। चरवाहे की इब्तिदाई इतला के बाद इराकी फ़ौजी बख्तरबंद गाड़ियों में सुबह सवेरे मज़कूरा सहराई इलाके की तरफ निकल पड़े। इराकी फ़ौज के एक कमांडर के मुताबिक इराकी फोर्सेस के इस ग्रुप पर शदीद फायरिंग हुई जिससे एक फ़ौजी मारा गया, 2 ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद इराकी हुक्काम ने उस इलाके की तरफ
काउंटर टेररिज्म सर्विस के 2 यूनिट्स भी रवाना कर दिए ताकि सर्च ऑपरेशन को तेज किया जा सके। ये वो इदारा है जिसने इराक से दाइश को निकालने में अहम किरदार अदा किया था। इराक की काउंटर टेररिज्म सर्विस के इन दोनों यूनिट्स ने अपने मिशन के दौरान ये शवाहिद हासिल कर लिए कि सहराई इलाके में फौजी दस्ते मौजूद हैं। इराक की फौज की ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड के डिप्टी कमांडर ने उस वक्त मीडिया को बताया था कि ऐसा लगता है कि इराक की फोर्सेस पर फिजाई हमले से पहले ज़मीन पर एक ऐसी मखसूस फोर्स मौजूद थी जिसे फिजाई मदद भी हासिल थी और वो हमारी फोर्सेस की सलाहियत से बढ़कर अपना काम कर रही थी। इराकी हुकूमत के एक तर्जुमान ने इस मखसूस वाक़े या इस बात पर मज़ीद तबसरा करने से इनकार कर दिया कि इराकी हुकूमत को इराक में खुफिया इसराइली बेस के बारे में मालूमात थी या नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के इस खुफिया मिलिट्री बेस की तफसीलात और इसे कायम करने और महफूज रखने के लिए इसराइल ने जो रिस्क लिए उससे ये बात समझने में मदद मिलती है कि इसराइल ने अपनी सरहदों से तकरीबन 1000 मील दूर मौजूद अपने दुश्मन यानी ईरान के खिलाफ कैसे फ़िज़ाई जंग लड़ी। इराक में मौजूद इस बेस ने इसराइली फोर्सेस को मैदान जंग के करीब पहुंचने में मदद दी। इसराइली फ़िज़ाइया ने 5 हफ्तों की जंग के दौरान ईरान में अपने अहदाफ पर हज़ारों फ़िज़ाई हमले किए, जबकि सिक्योरिटी माहिरीन कहते हैं कि अमरीकी अफवाज अक्सर फ़ौजी कार्रवाइयों से पहले आर्जी ऑपरेशनल साइट्स कायम करती हैं। जैसा कि हालिया जंग के दौरान F-15 तैयारे के अमले को रेस्क्यू करने के लिए ईरान के अंदर भी ऐसा ही एक आर्जी अड्डा कायम किया गया था। होराइजन इंगेज नामी स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी फर्म के रिसर्च हेड माइकल नाइट्स का कहना है कि जंगी हालात या खुसूसी ऑपरेशन के दौरान ऐसे अड्डे कायम करना मामूल की बात होती है। इराक का मगरबी सहराई इलाका बहुत वसी है और वहाँ आबादी भी काफ़ी कम है, इसलिए ये इलाका आर्जी फौजी पोस्ट कायम करने के लिए एक आइडियल लोकेशन बन जाता है। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने 1991 और 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान भी इराक के इस इलाके को इस्तेमाल किया था। माइकल नाइट्स ने मजीद कहा कि इराक की सहरा में रहने वाले लोग सालों से गैर मामूली हालात देखते आए हैं, जिनमें दहशतगर्द ग्रुप से लेकर स्पेशल ऑपरेशंस करने वाली टीम्स की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इन सहराई इलाकों में रहने वाले अफराद ने इस सबसे दूर रहना सीख लिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।